फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 1, जिसकी शुरुआत में एक अननोन विलेज के अंदर कहानी का वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड बॉयड एक छोटी सी घंटी बजाता हुआ सभी को अपने घर में जाने का आदेश दे रहा था। ये एक ऐसा गांव था जहां पर काफी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। रात को तो मानो यहाँ पर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर निकल कर आकर सभी का खून पी जाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा करने के लिए सभी को अपने घर में जाना जरूरी होता है शाम के 7 बजे के बाद में। जिसके बाद सीन एक क्लिनिक में शिफ्ट होता है जहाँ पर कैनी नाम का एक पुलिस वाला और क्रिस्टी नाम की एक क्लिनिक कंपाउंडर साथ में बैठ करके गेम खेल रहे थे। अब बेसिकली हुआ ये था कि कैनी के फादर मिस्टर चैन और उसकी मदर टियान, ये पूरी फैमिली भी इसी विलेज के अंदर फंस चुकी थी। फादर चैन की हालत खराब हो जाने की वजह से उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इस क्लिनिक की क्रिस्टी उनका ध्यान रखा करती थी और कहीं न कहीं कैनी क्रिस्टी को पसंद किया करता था, मगर उसमें अपने प्यार का इजहार करने की ताकत नहीं थी। जिसके बाद में शाम हो जाती है और यहाँ बॉयड अपने टाउन के अंदर मौजूद एक कॉलोनी हाउस को दूर से देख रहा था जहाँ पर अभी भी कुछ बच्चे घर से बाहर थे, मगर समय रहते वो भी अंदर जा चुके थे। जिसके बाद हम फ्रेड नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ बैठ करके शराब पी रहा था। डैरन उससे कहता भी है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए, मगर फ्रेड की स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि वो चलकर अपने घर तक पहुंच जाए, वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। वहीं हम फ्रेड की फैमिली को देख पाते हैं जिसके अंदर मैरी और माया थे। मैरी अपनी बेटी माया से कहती है कि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और अंदर ही रुकना, कोई दरवाजा खोलने के लिए बोले तो मत खोलना, मैं तुम्हारे पापा का वेट कर रही हूँ। जैसे ही माया घर के अंदर घुसती है तो उसे खिड़की पर एक अननोन एंटिटी दिखाई पड़ती है। ये इस वक्त उसकी दादी का रूप बना करके आई थी और वो माया से कहती है कि बेटा मैं यहाँ पर अकेली हूँ और तुम तो मेरी पोती हो, तुम्हें तो मेरी मदद करनी ही चाहिए, खिड़की खोल दो, मैं अंदर आ जाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। अब जब तक मैरी वहाँ पर पहुंचती तब तक माया ने खिड़की खोल दी थी और तभी एक वैशी मॉन्स्टर आकर इन दोनों को ही जान से मार डालता है। जिसके बाद सीन नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम एक ट्रेलर के अंदर एक पूरे परिवार को देख पाते हैं जिनके अंदर होते हैं जिम, टेबिथा, इनकी बड़ी बेटी जूली और छोटा बेटा ईथन। ये लोग रास्ते में मस्ती मजाक करते हुए बस आगे जा ही रहे थे। इन बिटवीन सीन शिफ्ट होता है इस टाउन में जहाँ पर नशे की हालत से उठकर जब फ्रेड अपने घर पर आता है तो उसके घर के बाहर लोगों का काफी सारा जमावड़ा था जो कि आकर कहते हैं कि क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ। यहाँ पर बॉयड जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था वो खींचकर फ्रेड में 2 चांटे जड़ देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पिछले 3 महीनों में इस टाउन में एक भी हादसा नहीं हुआ था, मगर कल तुम्हारी गलती की वजह से 2 लोग मारे गए, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हें ठीक टाइम पर घर पर आ जाना चाहिए था अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, मगर अब जाकर देखो कि उनकी क्या हालत है। जब फ्रेड ऊपर जाकर कमरे में देखता है तो उसकी वाइफ और बेटी की फटी हुई बॉडीज वहाँ पर पड़ी थी। ये सीन यहाँ पर मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। जिसके बाद हम बॉयड को उनके घर की खिड़की पर लगे एक तिलिस्मी पत्थर को उठाते देख पाते हैं। ये वो पत्थर था जो कि इस पूरे टाउन के लोगों को उन मॉन्स्टर से बचाने का काम किया करता था, तो बॉयड उसे अपनी जेब में रख लेता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मैथ्यू फैमिली पर जो कि रास्ते में आगे जा ही रहे थे, लेकिन तभी एक पेड़ गिरा होने की वजह से पहले ये लोग सोचते हैं कि इस पेड़ को हटा देंगे और सीधा निकल जाएंगे, मगर वो पेड़ काफी ज्यादा भारी था। इसी वक्त आसमान में काले कौवे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। शाम का वक्त भी होने वाला था, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। सीन अगेन टाउन में शिफ्ट होता है। बॉयड आकर कॉलोनी हाउस की वार्डन डोना से मिलता है और कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आया हूँ, जहाँ पर डोना कहती है कि ये तुम्हारा इलाका नहीं है। तो बेसिकली इस टाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक कॉलोनी हाउस जैसे कि डोना लीड किया करती थी, वहीं टाउन के बाकी के लोग जिन्हें की बॉयड संभाला करता था। मगर बॉयड का बेटा एलिस जो कि अपने पिता के साथ ना रहकर कॉलोनी हाउस में रहता था, इसलिए आज बॉयड उससे मिलने के लिए आया था। यहाँ पर इस वक्त एलिस अपनी ही गर्लफ्रेंड फातिमा की एक सेक्सी पेंटिंग बना रहा था। जब उसके फादर अंदर आते हैं तो फातिमा बाहर चली जाती है और वो अपने बेटे से बात करते हैं और बताते हैं कि कल शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, फ्रेड की फैमिली को मॉन्स्टर ने जान से मार दिया, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का वक्त है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर आओ। जिस पर एलिस कहता है कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। यहाँ पर हम मैथ्यू फैमिली को देख पाते हैं जो कि पीछे के रास्ते से निकलने की वजह से गलती से इसी टाउन में पहुंच जाती है, जहाँ का नजारा खौफनाक था। सारे घर टूटे हुए थे, बाकी जितनी भी गाड़ियां पड़ी थी उनके टायर्स पंचर थे। वहीं इस टाउन के लोग सभी फ्रेड की फैमिली को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े थे। मैथ्यू की फैमिली जब इन्हें दूर से देखती है तो इनसे बात करने के लिए आगे आती है, जहाँ पर बॉयड कहता है कि कोई भी अभी इन्हें कुछ नहीं बताएगा वरना ये लोग घबरा जाएंगे। बॉयड फिर इनसे बात करने के लिए इनके पास आता है। जिम कहता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं, क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता बता सकते हैं। जहाँ पर बॉयड कहता है कि हाँ, बस यहाँ से सीधे निकल जाइए और ये रोड आपको मेन रोड से कनेक्ट कर देगी, जहाँ से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिम बिना किसी देरी किए सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर निकल जाता है, मगर कई बार आगे के रास्ते पकड़े हुए जाने पर भी ये लोग वापस से दोबारा उसी टाउन में लौट कर आ रहे थे। ऐसा करीबन 4 से 5 बार हो जाता है। इसी बीच हम 2 भाई बहनों को भी देख पाते हैं, सारा और नेथन। सारा जो कि यहाँ के डाइनर में एज अ वेट्रेस काम किया करती थी, वहीं नेथन जो कि इस टाउन के सभी जानवरों को पाला करता था जैसे कि सुअर, बकरी, मुर्गे और गाय। इस वक्त मैथ्यू फैमिली पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी क्योंकि बार बार सेम
सेम ही रोड सेम ही टाउन से गुजरना इन्हें गवारा नहीं था। ये तो सोच रहे थे कि हम हर वक्त सीधा रास्ता ही पकड़ते हुए जा रहे हैं, कहीं से मुड़ भी नहीं रहे हैं, तो अगेन वापस से इसी टाउन में लौट कर क्यों आ रहे हैं। जहाँ पर अब इस टाउन के शेरिफ बॉयड भी अपने जूनियर कैनी को बोल देता है कि अब वक्त आ चला है इन लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाने का, पंचर करने वाले तार बिछा दो। वहीं दूसरी तरफ जब मैथ्यू फैमिली जा रही थी कि तभी सामने से एक और तेज गाड़ी आती है और इन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के अंदर पूरी फैमिली की हालत बुरी हो जाती है। इवेंचुअली किसी की जान तो नहीं गई थी, मगर इनके छोटे बेटे ईथन के पैर में एक सरिया घुस जाता है। हालांकि मदद करने के लिए यहाँ पर इस वक्त तक बॉयड और कैनी पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर इन्हें फर्स्ट वाली कार में से टॉबी नाम का एक शख्स घायल मिलता है। वो उसे बचा करके अपने टाउन में आगे भिजवाने की कोशिश करते हैं, जहाँ क्लिनिक में क्रिस्टी टॉबी का इलाज करने लगती है। मीनवाइल बॉयड उस कार की तहकीकात करने लगता है तो उसमें से उसे जेड नाम का एक और शख्स मिलता है जो कि इस वक्त ड्रग के नशे में था। वो तो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था और खड़े होने की हालत में भी नहीं था। तो बॉयड उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और एक्सीडेंट हुई दूसरी गाड़ी को देखने जाता है। तब उसे मैथ्यू फैमिली के बारे में पता चलता है। वो ऊपर का दरवाजा खोलकर उस ट्रेलर के अंदर जाता है, सभी को शांत करता है, उनकी मदद करने की कोशिश करता है, एक एक करके सभी को बाहर भी निकाल देता है। मगर उनका बेटा ईथन, जिसके पैर में इस वक्त सरिया डला हुआ था, इसलिए उसका इलाज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो अपने जूनियर कैनी को बोल करके टाउन से मदद बुलवाता है। अब यहाँ कैनी एलिस को भी कह देता है कि तुम्हारे पिता मुसीबत में है, इस टाउन में एक और गाड़ी आई थी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, तुम्हें हमारी मदद के लिए चलना चाहिए। एलिस जो कि अपने पिता को पसंद तो नहीं करता था, मगर अगर किसी की जान खतरे में है तो वो भी मदद करने के लिए आगे बढ़ ही जाता है। यहाँ जूली, टबीथा और जिम अपने बेटे ईथन के लिए परेशान हो रहे थे, तो बॉयड बताता है कि काम कीजिए, आप दोनों लेडीज कैनी के साथ मिलकर के फटाफट से कॉलोनी हाउस पहुंचिए। ईथन की हालत खराब है, इसलिए उसका इलाज हमें इसी बस में करना होगा, कुछ भी हो जाए, मगर हमें अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। जिम बार बार पूछता है कि आखिर अंधेरा होने पर होगा क्या, मगर बॉयड उसे इस वक्त पूरी बातें समझा नहीं पा रहा था। मीनवाइल सीन क्लिनिक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम टॉबी की खराब हालत को देख पाते हैं। इस वक्त सैरा उसके पास आती है और उसका ट्रीटमेंट करने की बजाय उसी के जबड़े में एक पेचकस डालकर उसकी जान ले लेती है। और ऐसा उसने क्यों किया वो आपको सीरीज में आगे पता चलेगा। अब एक तरफ जहाँ कैनी एलिस, खत्री, टबीता और जूली के साथ कार में बैठ करके कॉलोनी हाउस के लिए जा रहा था, मगर रास्ते में उसी के बिछाए हुए फेंसिंग की वजह से उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, तो उन्हें भागकर कॉलोनी हाउस की तरफ जाना पड़ता है। मीनवाइल अंधेरा होने पर इस ट्रेलर के अंदर बैठी क्रिस्टी ईथन का इलाज करने लगती है। वहीं बॉयड ने जो उसकी जेब में तिलिस्मी पत्थर था उसे ट्रेलर में लगा दिया था और सारे दरवाजों को, खिड़कियों को कपड़े से ढक दिया था ताकि मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। जिम पूछता है कि आखिर ये पत्थर किसके लिए है, जहाँ पर बॉयड कहता है कि तुम्हें जवाब जल्द ही मिल जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि इसी जंगल के अंदर कई सारी अननोन एंटिटीज आकर इन पर हमला करने वाली थी। और इसी फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत में हम कैनी को देख पाते हैं जो कि खून में लथपथ था और अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की कुछ लकड़ियां काट रहा था। और अब ऐसा हुआ क्यों, कहानी अगेन फ्लैशबैक में जाती है। तो वहीं रात का सीन दिखाया जाता है। ये वो पॉइंट था जहां पर जंगल के अंदर वही अननोन एंटिटीज आकर इन्हें घेर चुकी थी। जिम पूरी तरीके से घबरा चुका था कि आखिर ये लोग है कौन, अंदर आने की गुहार क्यों लगा रहे हैं, क्या मुझे बाहर जाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन बॉयड ऐसा करने से मना कर देता है। इवेंचुअली वो अपनी गन भी निकाल देता है और जिम को समझाने लगता है कि अगर तुम बाहर गए तो तुम भी मरोगे और अंदर हम सब भी मरेंगे, और मैं अब और बच्चों की लाशें दफनाना नहीं चाहता। आज सुबह ही मैंने 2 बॉडीज दफन करी है, अब और लाशों को देखने की मेरी हिम्मत नहीं। जिम उसकी बात को समझ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। ये सारे मॉन्स्टर्स ट्रेलर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ट्रेलर के अंदर बॉयड ने वो तिलिस्मी पत्थर लगा दिया था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है उन सभी पर जो कि उस कार में बैठ करके कॉलोनी हाउस तक जाने वाले थे। हालांकि डोना ने सबको मना कर दिया था कि अंधेरा होने के बाद कोई भी दरवाजा या खिड़की नहीं खोलेगा। एलिस बाहर आकर चिल्लाने लगता है कि हम लोग हैं, हम इंसान हैं, हमारे लिए दरवाजा खोल दो, मगर डोना ऐसा करने से मना करती है। लेकिन फातिमा जो कि एलिस से प्यार करती थी वो समझ जाती है कि ये इंसान ही है और वो उसके लिए दरवाजा खोल देती है। जैसे ही ये सब लोग अंदर आते हैं तो डोना इन पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इन्हें अपने घुटनों के बल बैठने को बोलती है और इनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि अगर इनमें से कोई मॉन्स्टर हो तो यहाँ मौजूदा लोग न मारे जाएं। मीनवाइल क्रिस्टी अपनी पूरी जान लगा देती है ईथन को बचाने के लिए। वो सबसे पहले उसके पैर से वो सरिया निकालती है, पैर पर कपड़ा बांधती है ताकि खून ज्यादा ना बहे और उसे एक नशे का यानी कि बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है ताकि बच्चा आराम से सो जाए। वहीं सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस में जहाँ पर एलिस इस वक्त जैड को बचा करके अपने रूम में लेटा देता है। अब वो तो ड्रग्स के नशे में था इसलिए कुछ सोच और समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पर हिना नाम की एक लड़की आती है और कहती है कि ये दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, कैसा हो कि अगर ये यहीं कॉलोनी हाउस में रहे तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। वहीं हम डोना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त टबीता के पास आई थी और वो कहने लगती है कि तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, शायद अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा। टबीता कहती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या बातें कर रही हो, हमें यहाँ पर बंदी बना करके क्यों रखा हुआ है, हमने तो तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। जहाँ पर अब डोना उसे बताने लगती है कि ये गाँव श्रापित है
यहाँ पर कहीं से कुछ ऐसी आत्माएं आती है शाम ढलने पर जो कि इंसानों का मांस फाड़ करके खा जाती है। और जैसा कि इस सीरीज का नाम ही है फ्रॉम, तो हिंदी में यही मीनिंग बनता है कहीं से। इसी बीच हम जूली को भी देख पाते हैं जिसके हाथ बंधे हुए थे कि तभी वहाँ पर विक्टर नाम का एक बहुत ही बूढ़ा शख्स आता है जो कि बताता है कि मैं यहाँ का यानी कि इस टाउन में आने वाला सबसे पहला शख्स था। मुझे पीचेस खाना बहुत पसंद है मगर डोना मुझे देती नहीं, क्या तुम इसमें से कुछ खाना चाहोगी? मगर जूली को ये विक्टर थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था, इसलिए वो उससे बात नहीं करती और उसे यहाँ से निकल जाने के बारे में कहती है कि तभी यहाँ पर फातिमा पहुंच जाती है और बताती है कि विक्टर ऐसा ही है। हालांकि वो हम में से सबसे ज्यादा पुराना शख्स है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता मगर उसकी बातें थोड़ी सी अटपटी है। तुम चाहो तो मेरे साथ बात कर सकती हो, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। एंड देन फातिमा जूली को एलिस के रूम में भी ले जाती है जहाँ पर जूली एलिस की काफी सारी पेंटिंग्स को देख पाती है और समझ पाती है कि एलिस एक बहुत अच्छा पेंटर है, क्रिएटर है, जिसे कि लाइव स्केचिंग बनाना बहुत पसंद है। इसी बीच हम कैनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त फादर खत्री और एलिस के साथ बात कर रहा था। कैनी का कहना था कि रात हो चुकी है, हमेशा चार दीवारी के अंदर होने पर ही तिलिस्मी पत्थर काम करता है। इस वक्त बॉयड और मैथ्यू फैमिली का मिस्टर जिम, क्रिस्टी और उनका बेटा इथन ट्रेलर में ही है, उन पर इस वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा होगा। हमें कैसे भी करके सुबह की पहली किरण होते ही निकलकर उन्हें जाकर देखना चाहिए, क्या पता उनके साथ भी वही हादसा ना हुआ हो जो कि आज सुबह हमने देखा था। मीनवाइल सीन क्लिनिक में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कैनी के फादर मिस्टर चैन को देख पाते हैं जो कि डायमेंशिया नाम की बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। वो इस वक्त क्लिनिक की एक वार्डन के साथ बैठ करके चेस खेल रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं जहाँ पर वार्डन उन्हें सुलाने के लिए कमरे में ले जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारा जो कि इस वक्त नेथन के पास लेटी हुई थी, नेथन का पूरी तरीके से खून बह चुका था, वो मर चुका था और तभी चालाक सारा उस क्लिनिक का दरवाजा खोल देती है ताकि वो मॉन्स्टर्स अंदर आ जाएं और टॉबी को जान से मार डालें। हालांकि मर तो वैसे ही चुका है लेकिन सारा के ऊपर उसके खून का इल्जाम ना लगे। यहाँ पर हम फादर खत्री और कैनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त साथ में ड्रिंक्स ले रहे थे। फादर खत्री का बताना था कि मैं भी यहाँ के शुरुआती में आए हुए लोगों में से एक हूँ, मैंने अपने सामने कई लाशों को देखा है। ये हैवानी दरिंदे रात को निकलते हैं और उन्हीं के रिलेटिव्स का रूप बनाकर उन्हें लुभाते हैं, कभी किसी के दोस्त बन जाते हैं तो कभी किसी के कोई फैमिली रिलेटिव बन जाते हैं और हम लोग उनकी बातों में आकर उनके आने के लिए रास्ता खोल देते हैं और तभी ये हैवान अपना असली चेहरा दिखाते हैं। इनसे आज तक कोई बच नहीं पाया है, सिर्फ ये तिलिस्मी पत्थर ही है जो कि हमें इस चार दीवारी के अंदर उन मॉन्स्टर से बचाता आया है। अगर ये ना होता तो शायद आज हम भी ना होते। वहीं सीन जूली पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त ऑलरेडी अपने परिवार से खफा हो चुकी थी। ना तो उसे अपने मदर फादर की सुनाई जाने वाली बातें पसंद थी, ना ही अपना छोटा भाई पसंद था। काइंड ऑफ इस एज में आ जाने के बाद में लड़कियों को थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है और एक नई फ्रेंडशिप की उन्हें जरूरत होती है ताकि अपने गम भुला दिए जाएं। इसलिए यहाँ पर आने के बाद यानी कि फातिमा और एलिस से मिलने के बाद वो थोड़ी खुश हो जाती है। वहीं डोना टबिथा को इस वक्त सारी बातें बता चुकी थी कि यहाँ पर किस तरीके से शाम हो जाने के बाद में कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि किसी भी इंसान को देखते ही फाड़ करके खा जाते हैं और फिर बचती है तो सिर्फ उनकी हड्डियां। पहले तो टबिथा को ये सारी बातें मजाक लग रही थी, लेकिन जब डोना ने उसे अपनी बहन के बारे में बताया कि हम दोनों जब एक ट्रेलर में बैठ करके यहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में मॉन्स्टर्स ने हमारा रास्ता रोक लिया। मेरी ही आंखों के सामने उन्होंने मेरी बहन को फाड़ करके खा लिया और उनसे जान बचाने के लिए मैंने एक जंगल में झाड़ी के पीछे छिप करके रात बिताई। जब जब ये मॉन्स्टर्स मेरी बहन को फाड़ करके खा रहे थे उसके चिल्लाने की आवाज तक मेरे कानों में गूंज रही थी। इन बातों को सुनकर के जूली को फाइनली विश्वास हो जाता है कि ये टाउन एक मौत का मंजर है जहाँ से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता। इन सभी ने बाहर निकलने की कई बार कोशिश करी मगर लौट करके ये लोग अगेन यहीं पर आ जाया करते थे। वहीं हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि कुछ अनोखी ड्राइंग्स बना रहा था। उसकी ड्राइंग्स ऐसे लग रही थी मानो कोई बच्चा कोई स्केच बना रहा हो और ये सब वो क्यों कर रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन तो मैं आगे आपको इस सीरीज में दे ही दूंगा। मीनवाइल हम सारा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त रात के अंधेरे में भी अपने घर पहुंच चुकी थी। वो इस वक्त नहा रही थी, नहा के जब बाहर आती है तो अपने भाई नेथन के गले लग जाती है। भाई कहता है कि तुम इतना रो क्यों रही हो, कहीं तुमने कुछ बुरा तो नहीं कर दिया। जहाँ पर सारा बताती है कि हाँ मुझसे एक बुरा काम हुआ है और वो बुरा काम ये था कि उसने क्लिनिक का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अब यहाँ पर हम क्लिनिक में देख पाते हैं जहाँ पर वार्डन मिस्टर चैन को खाना देने के बाद में जब दरवाजे को चेक करने जाती है तो दरवाजा तो उसे खुला मिलता है कि तभी मॉन्स्टर्स आकर उसे और मिस्टर चैन को जान से मार डालते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है मैथ्यू फैमिली पर और इस वक्त तो सुबह भी हो चुकी थी, सूरज की पहली किरण आ चुकी थी, इसलिए ये लोग अब यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। और जैसे ये लोग बाहर आते हैं कि तभी टबिथा, कैनी और मिस्टर खत्री भी यहाँ तक पहुंच चुके थे उन्हें लेने के लिए। ये परिवार आपस में एक साथ मिलकर काफी खुश होता है। टबिथा अपने बेटे ईथन को देख करके उसे गले लगा लेती है क्योंकि उनकी ये रात बहुत ही मुश्किलों भरी थी। मगर कैनी के लिए ये वक्त और भी ज्यादा मुसीबत भरा था क्योंकि जब वो वापस आकर क्लिनिक में अपने फादर को देखता है तो उसे वार्डन और अपने फादर की फटी हुई लाशें दिखाई पड़ती है जिसे देखकर वो पूरी तरीके से टूट चुका था और ये लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिर क्लिनिक का दरवाजा कैसे खुला छोटा। और यहाँ पर वो अपने फादर को दफन करने के लिए पेड़ से कुछ लकड़ियां काट रहा था और ये वही सीन था यानी कि एपिसोड के फर्स्ट वाला जहाँ पर हम कैनी के पूरे शरीर पर खून देख पाते हैं जो कि इस वक्त
कुल्हाड़ी से पेड़ की लकड़ियां तोड़ रहा था और वो बॉयड को बताता है कि मेरे फादर और मैं साथ में चेस खेला करते थे, उन चेस की गोटियों पर खून लग चुका है, इसलिए अब मुझे इन लकड़ियों से नई गोटियां बनानी पड़ेगी। और अब बॉयड भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि पिछले 3 महीनों से यानी कि ऑलमोस्ट 96 डेज तक तो एक भी वारदात इस टाउन में नहीं हुई और आज अचानक से 6 मौतें। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। यही सोचते हुए वो अपने पोस्ट ऑफिस वाली रेजिडेंशियल एरिया में बैठ जाता है। ये काइंड ऑफ उसका जेल भी था और तभी वो एक चाबी को देखने लगता है जिस पर एक बोट का साइन बना हुआ था। एपिसोड की एंडिंग में हम ईथन को देख पाते हैं जिसके पास कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके फादर ने जाकर के उस ट्रेलर में से अपने परिवार के लिए कुछ कपड़े निकाल लिए थे। नए कपड़े पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश था, अपनी मॉम के साथ बातें भी कर रहा था कि तभी इसे खिड़की में दूर खड़ा एक लड़का नजर आता है जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी और वो सिर्फ ईथन को ही घूरे जा रहा था। और शुरुआत में हम कॉलोनी हाउस के लोगों को देख पाते हैं जो कि रात के अंधेरे में खुद का भी मन बहलाते रहते हैं। और उसी कॉलोनी हाउस में हम मैथ्यू फैमिली को भी देख पाते हैं जहाँ पर जिम, टबीथा, जूली और ईथन भी मौजूद थे जो कि बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और यहाँ से निकल जाना चाहते थे, मगर उन्हें क्या पता कि अब उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी इसी घोस्ट टाउन में गुजारनी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर जेड को होश आ जाता है, यानी कि उसका पूरा नशा खत्म हो चुका था। इस वक्त डोना उसके पास आती है और बताती है कि क्या तुम्हें किसी ने अभी तक कुछ बताया है? तो जेड कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जहाँ पर डोना कहती है कि अरे यार फिर से वही स्टोरीज अब तुम्हें शुरू से सुनानी पड़ेगी। वही हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि अपने उस पोस्ट ऑफिस में सोया करता था। वो उठ जाता है, उसके पास एक जोड़ी ही कपड़े थे, वही बनियान, वही जीन्स, वही शर्ट, और वो आज बाहर अपने एक ओन क्रिएटेड बॉक्स को देखने लगता है और सोचता है कि आज इसके यूज करने की बारी है। जिसके बाद वो थोड़ा नहाता धोता है, ब्रश करता है, रेडी होता है और सीधा फ्रेड के पास पहुंच जाता है। फ्रेड भी जानता था कि आज उसे सजा मिलने वाली है, जिस पर बॉयड बताता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। तो फ्रेड कहता है कि ठीक है, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र मेरे बीवी बच्चों के बगल में ही मुझे दफनाना। यानी कि फ्रेड को ये पता है कि अब आज का दिन उसका आखिरी दिन है। वहीं हम डोना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त जेड को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है अबाउट दिस टाउन, मगर फ्रेड को ये सारी चीजें बकवास लगने लगती है। उसे ये लगता है कि उसका दोस्त टॉबी उसे एक ह्यूमन क्रिएटेड विला में लेकर आ चुका है, या फिर कहें कि ह्यूमन क्रिएटेड एक ऐसे प्लेस पर लेकर आ चुका है जहाँ पर अभी कोई खेल चल रहा है। वैसे एक चीज है, हमारी इंडिया में ऐसे कोई रियलिस्टिक गेम्स तो होते नहीं है, लेकिन बाहर फॉरेनर्स के पास में ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ पर उन्हें एक अबैंडन्ड सिटी में जाकर के कुछ क्लूज, कुछ टास्क करने पड़ते हैं खेल को जीतने के लिए। तो जेड को यही लगता है कि यहाँ कोई गेम चल रहा है, हर कोई यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है और अब उसे कुछ क्लूज ढूंढ करके कोई टास्क कंप्लीट करने हैं। वो तो बाहर निकल करके एंजॉय करने लगता है, सभी को हलुहाय करने लगता है और एक लड़की की साइकिल लेकर के अगले क्लूज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर हम ईथन को देख पाते हैं जहाँ पर वो बस उस खिड़की को ही देखे जा रहा था, क्योंकि ईथन को अपने जैसा सिर्फ एक ही लड़का दिखाई दिया था। कि तभी उसकी मॉम टबीथा वहाँ पर आ जाती है, उसे नाश्ता करने के बारे में बोलती है। तो कॉलोनी हाउस के लोग बताते हैं कि पास ही में एक डाइनर है जहाँ पर सुबह का नाश्ता बनाया जाता है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर जाकर के नाश्ता कर सकते हैं। जिसके बाद सीन डायरेक्टली डाइनर पर ही शिफ्ट होता है जहाँ पर हम चैन फैमिली को देख पाते हैं, यानी कि कैनी और उसकी मॉम टियान। हालांकि ये वक्त भी उनके लिए मुसीबतों भरा था क्योंकि कैनी के फादर की जस्ट डेथ हुई ही थी। टियान पूरी तरीके से टूट चुकी थी, मगर फिर भी इस हालत में होने के बावजूद वो यहाँ के लोगों को सर्व करना चाहती थी। इसी बीच हम यहाँ की वेट्रेस सारा को देख पाते हैं जिसकी वजह से रात के कांड हुए थे, मगर किसी को भी इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। वहीं पर हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने कुछ कागजों में लिख करके अपने कॉलोनी हाउस से जंगल की दूरी को तय करने की कोशिश करता है और ऐसा बार बार करने लगता है। वहीं पर हम जूली को देख पाते हैं जो कि इस वक्त उदास उस कॉलोनी हाउस के अंदर खड़ी थी। तभी फातिमा आती है और उसके साथ बातचीत करने लगती है और वो बताती है कि ये एज ऐसी ही है जहाँ पर मन इधर उधर डोलता फिरता रहता है, काफी सारे ख्यालात आते हैं, फैमिली थोड़ी सी बंदिशों भरी लगती है, मगर यहाँ पर आकर तुम खुल चुकी हो, तुम्हें अच्छे दोस्त मिल चुके हैं, तुम्हारी एक नई लाइफ की शुरुआत हो चुकी है। जब मैं भी यहाँ पर आई थी तब काफी दिनों तक गुमसुम बैठे रहती थी, लेकिन फिर बाद में मुझे यहाँ की आदत हो गई, धीरे धीरे तुम्हें भी हो जाएगी। इस वक्त जिम अपनी फैमिली के पास आता है, अपने बेटे ईथन को नई नई किताबों से नई नई कहानियां सुनाने लगता है, उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है कि तभी यहाँ पर फादर खत्री आ जाते हैं और बताते हैं कि नए आए हुए लोगों को टाउन सेरेमनी में शामिल होना पड़ता है। तो जिम पूछता है कि आखिर ये टाउन सेरेमनी क्या होती है, जहाँ पर फादर खत्री बताते हैं कि आए दिन यहाँ पर शहर के अलग अलग हिस्सों से या फिर कहीं की अलग अलग देश के लोग इकट्ठा होते रहते हैं जो कि न जाने कहीं से आते हैं, और कॉलोनी हाउस इतना बड़ा नहीं कि हर किसी को रहने की जगह प्रोवाइड कर सके, इसलिए इस टाउन में कुछ एक ऐसे खाली घर भी मौजूद हैं जिन्हें आप चाहें तो अपना बना सकते हैं। तो उसके लिए एक टाउन सेरेमनी आज होगी, मगर उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। तो ये मैथ्यू फैमिली सीधा डाइनर में पहुंच जाती है। हालांकि इस वक्त यहाँ पर जेड भी पहुंच चुका था, जेड जिसे लग रहा था कि ये खेल है और यहाँ पर मौजूदा सारे लोग इस खेल की एक्टिंग कर रहे हैं, इसे और ज्यादा क्रीपी और स्कैरी बना रहे हैं, मगर उसे क्या पता था कि अब उसके साथ क्या बीतने वाला है। मीनवाइल नेथन अपनी बहन सारा के पास आता है। सारा उसे कहती
कहती है कि कुछ भी हो जाए मगर किसी को सच मत बताना कि रात को दरवाजा मैंने खुला छोड़ा था, मेरी वजह से उन बाकी लोगों की जाने गई। जहाँ पर नेथन कहता है कि ठीक है मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मगर प्लीज अब नेक्स्ट टाइम से ये सारी चीजें मत करना। जहाँ पर सारा कहती है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है और सिर्फ यही एक रास्ता है। अब वो किस रास्ते के बारे में बात कर रही थी वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद हम फादर खत्री को देख पाते हैं जो कि जिम और टबीता को इस पूरे टाउन का दौरा करवाने लगता है और बताता है कि यहाँ पर हाल ही में एक घर खाली हुआ है। ये एक फ्रेड नाम के शख्स का था। वो गलती से नशे की हालत में टाइम पर घर नहीं पहुंचा और उस दिन उसकी फैमिली ने गलती से खिड़कियां खोल दी, जिनकी वजह से मॉन्स्टर्स ने आकर उनकी जान ले ली। इसलिए आप लोग जब उस घर में रहें तो हमेशा कीलों से खिड़कियों को बंद कर करके रखें। हर वक्त पर्दे होने चाहिए, दरवाजों पर भी अच्छी मजबूत पकड़ होनी चाहिए ताकि वो मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सके। जिसके बाद खत्री उन्हें उसी घर में लेकर जाता है जहाँ पर कभी फ्रेड रहा करता था। यहाँ पर जिम को पुरानी पड़ी लाशों की खून के धब्बे और बिगड़ी हुई दीवारें दिखाई पड़ती हैं। इन सब चीजों को देख करके टबीता का दिमाग खराब हो जाता है और वो तो बस यहाँ से जाना चाहते थे। लेकिन जिम बताता है कि हाँ, हम सचमुच यहाँ पर फंस चुके हैं। जिस तरीके से ये लोग भी आज तक यहाँ से बाहर न जाने का रास्ता खोज पाए हैं, हम भी शायद न खोज पाए, इसलिए अब हमें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। तो अब अपने मन को समझा लो और अब यही हमारी जिंदगी है। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त फ्रेड को लेकर के आया होता है उसके बीवी बच्चों की कब्र के पास में, जहाँ पर फ्रेड बताता है कि मुझे कुछ देर बस इनके साथ बिताने दो। मैं जानता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है मगर मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। वहीं सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होता है जहाँ पर एलिस ने अपनी क्रिएशन के थ्रू एक लकड़ी का ऐसा सपोर्टिव हत्था बना दिया था जो कि ईथन को चलने में मदद कर सकता था। ये सारी चीजें दूर से बैठकर जूली देख रही थी और उससे कहीं न कहीं एलिस पसंद आने लगता है। यहाँ डाइनर के अंदर कैनी जेड को इस पूरे टाउन के बारे में बताने लगता है कि शाम को अंधेरा हो जाने के बाद में कुछ ऐसे अननोन क्रीचर्स यहाँ पर घूमने लगते हैं जो कि इंसानों का मांस फाड़ करके खा जाते हैं। वो जो फैमिली हमने एक दिन पहले बचाई थी उन्होंने भी अपनी जान उस ट्रेलर के अंदर छिप कर रह करके बचाई। एक ऐसा तिलस्मी पत्थर है जो कि चार दीवारी के अंदर हमारी रक्षा करता है। मगर इस वक्त भी जेड को ये सारी बातें बकवास लग रही थी और वो कहने से कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें तो खिताब मिलना चाहिए। वहीं हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने उसी प्रोसेस में था, यानी कि कुछ पन्नों पर कुछ मार्किंग्स करके जंगल में आना और जाना यही रिपीटिवली कर रहा था। तो ईथन कहता है कि क्या इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, जिस पर विक्टर उसे कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो ईथन पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा सा तो बताओ। जिस पर विक्टर बताता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर रात को ये जंगल कितना चलता है। कल के दिन की एनालिसिस से मुझे ये पता चला है कि ये पेड़ 4 कदम आगे बढ़े हैं। इस बात को सुनकर के ईथन पूरी तरीके से डर चुका था कि तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और ईथन को कहती है कि इस शख्स के पास दोबारा दिखाई मत देना, चलो चुपचाप अंदर आ जाओ। वहीं जेड भी अपनी तहकीकात करते करते साइकिल पर पूरे टाउन के अंदर घूमने लगता है कि तभी उसे एक अनजान दरवाजा या फिर कहें कि तहखाना दिखाई पड़ता है। उसे खोलकर जब वो अंदर जाता है और उस तहखाने की लाइट्स ऑन करता है तो उसे अपने सामने एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है जो कि चट्टान के नीचे दबी हुई थी। वो उसके पास जाता कि तभी वो बॉडी जिंदा हो जाती है। इसे देख करके जेड पूरी तरीके से घबरा जाता है और उसे उस तहखाने की दीवार पर एक अलग अजीब सा चिन्ह दिखाई पड़ता है। घबरा कर जेड समझ जाता है कि यहाँ पर सचमुच जो ये लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो झूठ नहीं सच है। अगले सीन में हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस टाउन के चर्च में आकर फादर खत्री से मुलाकात करता है और बताता है कि फादर खत्री, आप एक पादरी हैं, भगवान के पुजारी हैं और हमेशा एक इंसान को अच्छी राह पर चलने की सजेशंस देते रहते हैं। आज मेरे सामने एक बहुत ही मुश्किल कड़ी है, मैं एक पाप करने जा रहा हूँ मगर वो पाप बाकी लोगों के लिए एक सबक बनेगा, तो क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं। जहाँ पर फादर खत्री बताते हैं कि देखो, जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर हमें मुश्किल कदम उठाने पड़ते हैं। एक बुराई करने से अगर लाखों अच्छाइयाँ होती हो तो वो हमें कर देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर फ्रेड की जान लेने की बातचीत कर रहे थे। अब बेसिकली यहाँ पर एक टॉर्चर बॉक्स बनाया गया था बॉयड के थ्रू। इस बॉक्स के अंदर वो तिलस्मी पत्थर नहीं रखा जाता और सजा देने वाले शख्स को इसमें बिठा दिया जाता है रात भर। तो यानी कि रात को वो सारे वैशी दरिंदे आएंगे और उस इंसान को फाड़ करके खा जाएंगे। यही सजा होती है अगर कोई इंसान अपने परिवार का या फिर किसी का ध्यान नहीं रख पाता और उसकी वजह से कई सारी जानें चली जाए। तो यही सब कुछ आज फ्रेड के साथ में भी होने वाला था, मगर बॉयड ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस तिलस्मी पत्थर को फ्रेड को दे देता है और बताता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जंगल में एक छोटा सा घर है, अब हमेशा के लिए इस पत्थर के साथ वहाँ चले जाओ और बस वहीं अपनी जिंदगी बिताना, यही तुम्हारी सजा है। जिस पर फ्रेड कहता है कि ये पत्थर बहुत कीमती है और नए आए हुए परिवार को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपना बच्चा तो खो चुका हूँ, किसी और का बच्चा खोने देना नहीं चाहता, इसलिए इस पत्थर को तुम उन्हें दे दो और मैं तुम्हारे टॉर्चर बॉक्स वाली सजा के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद में वक्त आता है टाउन सेरेमनी का। इस वक्त पूरे टाउन के यानी कि जितने भी इस गाँव के लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और बॉयड बताता है कि तुम्हारे पास चुनने के लिए 2 ऑप्शन है। अगर तुम पत्थर चुनते हो तो तुम इस टाउन में रहोगे, यानी कि अलग अलग घरों में से किसी भी एक घर में। अगर तुम फूल चुनते हो तो फिर तुम्हें कॉलोनी हाउस में रहना पड़ेगा। तो बेसिकली कॉलोनी हाउस जो था वो डोना के अधीन था, यानी कि वही उसे
लीड किया करती थी और उस घर की पूरी जिम्मेदारी डोना की हुआ करती थी कि कोई लोग कहाँ घूम रहे हैं, दरवाजे बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं, जबकि टाउन की सारी जिम्मेदारी शेरिफ की हुआ करती थी यानी कि बॉयड की। तो आज मैथ्यू फैमिली के सामने चुनने के लिए ये दो ऑप्शन थे। अब हर किसी से पूछा जाता है कि कौन कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर जिम, टबीथा और ईथन पत्थर चुनते हैं यानी कि वो टाउन में रहने के लिए तैयार थे। लेकिन जब बारी जूली की आती है तो वो गलती से फूल उठा लेती है और बोलती है कि मैं यहाँ नहीं बल्कि कॉलोनी हाउस में रहना चाहती हूँ। इस बात से हालांकि मैथ्यू फैमिली काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो अपनी बेटी को समझाते भी हैं कि आखिर तुमने कॉलोनी हाउस क्यों चुना, मगर ये उसका फैसला था। जहाँ पर बॉयड कहता है कि अब यही फैसला हमेशा के लिए रहेगा, मेरे बेटे ने भी यही फैसला किया था मुझसे दूर रहकर कॉलोनी हाउस में रहने का, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वहीं हम जेड को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ कैनी के पास आता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि यहाँ पर रात को अननोन एंटिटीज घुमा करती है। जहाँ पर कैनी उसे टॉबी की लाश दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे दोस्त को भी उन हैवानों ने जान से मार दिया। अब जाकर के जेड को ये सारी बातें समझ में आती है कि ये टाउन कितना ज्यादा खतरनाक है। और अब तो शाम भी हो चली थी, हर किसी के घर के अंदर जाने का वक्त हो चला था और अब मोमेंट था फ्रेड को सजा देने का। जहाँ पर बॉयड फ्रेड को टॉर्चर बॉक्स के अंदर जाने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम्हें रात भर यहीं रुकना होगा बिना उस तिलस्मी पत्थर के। अब जहाँ एक तरफ सभी लोग चार दीवारी के अंदर जा चुके थे, मैथ्यू फैमिली को भी अपने दीवार पर टंगाने के लिए एक पत्थर मिल चुका था और कॉलोनी हाउस में जूली आकर अपने नए दोस्तों के साथ खुश थी। वहीं बॉयड मन ही मन सोच रहा था कि आज रात फ्रेड के साथ क्या होगा। और तभी फ्रेड पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ रात के अंधेरे में आकर वही हैवान उसकी बोटी बोटी फाड़ देते हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आखिर बॉयड ने वो तिलस्मी पत्थर ढूंढे कहाँ से, जेड आखिर यहाँ से निकलेगा कैसे, विक्टर आखिर उन पेड़ों से क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है, इन सभी राजों से पर्दा तो आगे सीरीज में आगे चलकर उठेगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।